कल हम लोगों ने लेड वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि इससे, अच्छा ये लेड से बीमारी जो होती है इसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लेड से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है एग्जाम में कि इससे कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना कि नर्वस सिस्टम को ये हार्म करता है। कई बार आया है ये एग्जाम में। ठीक है। और स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर ये किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन है तो। उनमें ज्यादा पॉइजनसनेस देखी गई है लेड की। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डालो। हेडिंग है बेंजीन। ठीक है। देखो हुआ क्या कि जब पता चला कि लेड इतना ज्यादा हानिकारक है तो रिप्लेस कर दिया गया उसे बेंजीन से रिफाइनिंग में। और स्पेशली जो एयरक्राफ्ट में जो यूज होता है उसका ऑयल फ्यूल, उसमें तो बेंजीन मिली हुई होती थी। काफी मात्रा में मिलाई जाती थी क्योंकि ये कंब्यूशन पावर बढ़ा देती थी, ऑक्टेन मान को बढ़ा देती है ये ऑक्टेन कहते हैं पेट्रोल का। की जो कंब्यूशन पावर है उसे ऑक्टेन से मेजर करते हैं। याद रखना, ये आया है एक बार एग्जाम में। पेट्रोल की ऑक्टेन से, और डीजल का एक और नाम है, लगता उसके बाद में भी टेन है, लेकिन डीजल को कुछ और कहते हैं, वो ऑक्टेन है या डैक्टेन है, कुछ ऐसे करके नाम है उसका। तो डीजल की उससे मेजर करते हैं। बेंजीन को यूज किया गया पेट्रोल के ऑक्टेन मान को बढ़ाने के लिए। जैसे 98 का, जैसे आप लोग जब जाते हो ना फ्यूल डलवाने के लिए, तो इसका जो ऑक्टेन होता है, जो ये नॉर्मल वाला पेट्रोल है शायद 91 होता है। और जो फाइनेस्ट टाइप का होता है, जो जिसको स्पीड वाला या आप जो भी वो होते हैं कहते हैं, वो बेचते हैं उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम या किस नाम से, वो शायद 94 ऑक्टेन का होता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, इसका ऑक्टेन मान 99 के आसपास होता है। फाइनेस्ट टाइप का फ्यूल होता है, वो बनता वो बेंजीन से ही है। इसीलिए बेंजीन को मिलाना शुरू किया गया, पर यह भी हानिकारक है। इससे क्या होता है, देखो एक हाइड्रोकार्बन, अब ये हाइड्रोकार्बन ही है ना, जो भी फ्यूल है ये सब हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन भी खुद एक हाइड्रोकार्बन है। जब ये जलता है तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। मतलब बहुत सारे दुर्गंध वाले हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। और दूसरा कुछ सस्पेंडेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये जिन्हें हम पीएम कह देते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, वो रिलीज होते हैं। ये जो पीएएच कहते हैं, इनको पीएएचएस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हानिकारक होते हैं। ठीक है। कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर कारक होते हैं। और बेंजीन क्या करता है कि ये पीएएचएस अगर ब्लड में मिले किसी तरीके से, तो ब्लड के कैंसर को ये जन्म देते हैं, ल्यूकीमिया होने की संभावना बढ़ती है। तो बेंजीन से होता है ब्लड कैंसर। याद रखना ये। तो एक तो ग्रीन डीजल वगैरह जैसे है, ग्रीन फ्यूल से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। हालांकि पेट्रोल का तो अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है कोई जो ग्रीन हो, लेकिन डीजल को जरूर रिप्लेस कर रहे हैं। तो हरित डीजल मिशन, ग्रीन डीजल मिशन, उसके लिए खूब चलाया गया था, सरकार ने चलाया भी, अभी भी। इसमें यह है कि डीजल प्लांट से निकालते हैं, मतलब प्लांट से फ्यूल निकालते हैं जो कि डीजल के रूप में काम करता है, उसे डीजल में मिक्स कर देते हैं, तो फिर उसका ऑक्टेन मान बढ़ जाता है। तो वो, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा, डीजल से ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल से ज्यादा होता है डीजल से, इसीलिए डीजल के वाहनों को बैन कर देते हैं दिल्ली वगैरह में। फिलहाल आप लिखना, नोट में लिखना, अगला पॉइंट नोट में डालना। बेंजीन से बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है, ये आया है एग्जाम में। बेंजीन तो ये हुआ। अब नेक्स्ट लिखिए, अगला डालिए कैडमियम।
ये भी आया है एग्जाम में। कैडमियम, CADMIUM, कैडमियम। शायद CD से इसे, पीरियोडिक टेबल में शायद CD से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो, कैडमियम भारी धातु होती है और ये कोयले वगैरह के साथ निकलती है, कोयले वगैरह में मिक्स रहती है, ये जमीन से निकलती है, कोयले में मिक्स रहती है। जब ये जलता है कोयला तो कैडमियम के ये जो कण है मुक्त हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत बारीक होते हैं, सांस से अंदर चले जाते हैं। और कैडमियम एक पॉइजन है, शरीर के लिए एक पॉइजन की तरह से काम करता है। मेनली इससे हार्ट रिलेटेड जो डिजीज हैं वो हो जाती हैं। कैडमियम आर्टरीज में जम के उनको रोकने का काम करता है, ब्लड फ्लो को चौक कर देता है आर्टरीज को, तो हृदय संबंधी रोग कैडमियम से होते हैं, बस आप ये याद रखना। ये भी आया है एग्जाम में, तो आप लिखना इसमें। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एयर पॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें एक ही चीज बचती है जो आजकल खूब ट्रेंड में है, और ये नेचर वगैरह में आती रहती है कई बार, डाउन टू अर्थ में भी मैंने कई बार इसको पढ़ा है। देखो, आजकल जो सिटी हैं, बड़े जो शहर हैं, वो एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से शहर तप जाते हैं, और न केवल शहर तप जाते हैं बल्कि उसके आसपास के जो एरिया हैं वो भी उस वजह से तप जाते हैं। तो एक, और अब दिन में तो देखो हुआ क्या कि दिन में तो सूरज ने गर्म किया, अब शहर में कच्ची जमीन तो बची नहीं है, हर जगह पक्का है। हीट क्या करती है, अब ये पक्की जगहें जो है वो हीट को बहुत इमिट करती हैं, कच्ची जगहें हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन पक्की जगहें हीट को इमिट करती हैं। तो इससे क्या होता है, हीट का इमिशन बहुत हो जाता है, दोपहर तक आते आते खूब इमिशन होता है हीट का, और शाम को पूरे वो हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो जाती है जगह। हवा तेजी से गर्म होके उन जगहों से ऊपर उठती है। शहरों में हवा, शहरों के ऊपर की हवा तेजी से गर्म होके ऊपर उठेगी, और गांवों की ओर से या आसपास के जो थोड़े कच्चे एरिया हैं जैसे खेत वगैरह, वहां से ठंडी हवा शहरों की ओर चलती है। अब ये जो ताप और फिर वो जो हीट ऊपर की ओर उठी गर्म हवा, वो गांवों के ऊपर या उन कच्ची जगहों पर उतरती है नीचे, क्योंकि वो ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे की ओर आएगी। ऐसे एक एयर सर्कुलेशन बन जाता है शहरों से उसके आसपास के एरियाज की तरफ, और आसपास के एरियाज से शहरों की तरफ। ये करता क्या है, ये नेगेटिव फैक्ट का को बढ़ाता है। नेगेटिव फैक्ट कैसे, देखो, एक आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए, गर्मियों के मौसम में दिन गर्म होना चाहिए और रात सामान्यतः ठंडी हो जानी चाहिए, क्योंकि सूरज छिप गया, अब रात ठंडी हो जानी चाहिए। लेकिन होता यह है कि दिन भी गर्म रहेगा और दिन की गर्म होके और रात भी गर्म रहती है। कारण उसका यही है कि जो हीट आइलैंड की कॉन्सेप्ट है, ये रातों को गर्म करने लगती है, रात भी ठंडी नहीं हो पाती। हवा ऊपर उठी गर्म होके, अब वो गर्म हवा रात को चलेगी, रात को चलेगी तो आसपास के एरियाज के तापमान को बढ़ाएगी, अगले दिन फिर गर्म हो गया, तापमान फिर बढ़ गया, मतलब ठंडा होने का समय नहीं मिलता। इस वजह से लगातार गर्मी बढ़ती चली जाती है, और फाइनली होता यह है कि लोकल लेवल पर आंधी तूफान चक्रवात इन सब का जन्म होता है। इसको हम लोग थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। आजकल ये एक पॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो गया है, इसे थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि तापमान में ज्यादा वृद्धि होती है और फाइनली ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हेल्थ हजार्ड को क्रिएट करता है ये। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, विशेष तौर पर बुजुर्गों में। ठीक है, ये हमारा एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बचा है, ये बिल्कुल करंट से रिलेटेड है और आपसे रोजमर्रा में भी देखने को आपको मिलता होगा।
आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो, आपके फोन में आता रहता है, मौसम के साथ आता है कि हवा यहाँ की इतनी खराब है, इतनी अच्छी है। क्या होता है ये, कैसे पता चलता है? चलो लिखो हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है एग्जाम में। इसके ऊपर लिखने के लिए भी आ सकता है, एनजीटी इसके लिए खूब चर्चा में रहता है ये। एनजीटी इसको खूब कंसीडर करता है, जब भी दिल्ली में कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट भी इसको कंसीडर करके और डायरेक्शन देते हैं। हेडिंग लिखना है इसमें, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है। देखो ये तय किया गया, जैसे यूरोप के कंट्रीज हैं, वहां उनका अपना एक एयर इंडेक्स है, हवा में पॉल्यूशन को बताने के लिए एक सूचकांक है। देखो पूरी दुनिया भर में 8 प्रदूषक, 8 पॉल्यूटेंट्स के आधार पर एयर क्वालिटी को मापते हैं। भारत में भी ये 8 ही। हम लोगों ने इस सूचकांक की शुरुआत की 2014 में। 2014 में 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना। सभी शहरों के लिए ये एक ही मानक है, और शहरों का जो लोकल मौसम का केंद्र है वो इसको जांच के और सूचना जो है वो जारी करता है पब्लिक के लिए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से ये सूचना जारी होती है। कुल मिला के 8 ऐसी चीजें हैं जिनको इस एयर इंडेक्स में शामिल करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, 8 लिखेंगे इनको 8 को, अभी नहीं, अभी पहले केवल सुन लो। एक तो पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर भी दो तरीके के होते हैं, पीएम, जो हमने अभी पीछे पढ़े। एक तो होते हैं 10, PM10 होते हैं। PM10 यानी जिनका व्यास सरकमफ्रेंस 10 माइक्रोन होता है, यानी बहुत छोटे होते हैं। दूसरे होते हैं 2.5, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन होता है सरकमफ्रेंस, ये इससे भी छोटे हैं। देखो 2.5 सबसे ज्यादा हानिकारक वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ब्लड में मिल मिल जाते हैं, सांस के साथ अंदर गए, ब्लड में मिले, इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये सेल को भी इफेक्ट कर सकते हैं, शरीर की, बॉडी की सेल्स को भी इफेक्ट कर देते हैं ये। तो दोनों को शामिल किया गया है, PM10 और PM2.5। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक पॉल्यूशन है। ओजोन एक पॉल्यूशन है, ओजोन को भी शामिल किया गया है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये कुल मिला के 8 हैं। इन पॉल्यूटेंट्स को के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है। 6 श्रेणियां हैं इसमें, 6 खाने हैं, मतलब 6 सीरीज हैं। जैसे अच्छा, अगर मान लो AQI 0 से 50 के बीच में है तो ये अच्छा है। 51 से 100 संतोषजनक। 101 से 200 के बीच में ये पॉल्यूटेड है। लेकिन आप लोगों के, हम लोगों के यहाँ पर कभी भी 300 से कम नहीं रहता है, ये देखने में आया, जो कि बहुत खराब की स्थिति है। तो हमेशा ही खराब ही रहता है। खैर इसको एक खाने में छोटा छोटा सा लिख लेंगे, ये हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। हर स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है, सेंटर के लेवल पर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, वही देखता है इसे। तो इस भारत में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए, भारत में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए 6 स्तर हैं। 6 स्तर हैं, देयर आर 6 लेवल्स। पहले लिखना अच्छा, गुड। अब अंग्रेजी में कुछ चेक कर लेना क्योंकि गलत भी हो सकता है, वैसे तो मेरे हिसाब से गुड ही है। 0 से लेके 50 तक, अगर ये संख्या, ये मेजरमेंट 0 से 50 तक है तो ये गुड है।
ये मेरे हिसाब से तो मैंने उसी में समय देखा था जब लॉकडाउन वगैरह लगा, उस समय गुड थी एयर क्वालिटी, 0 से 50। दूसरा लिखना, संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री, 51 से 100 के बीच में। 51 से 100, 51 से 100। नेक्स्ट लिखना, सामान्य प्रदूषित, सामान्य प्रदूषित, नॉर्मली पॉल्यूटेड, 101 से 200 तक। इसमें कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जिन लोगों को बीमारियां हैं श्वसन संबंधी का, मान लो किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट लिखना, खराब, बैड, 201 से 300 तक। नेक्स्ट लिखना, वर्स, अति खराब, अति खराब या वर्स, 301 से 400 तक। इसमें कोई अगर ठीक ठाक आदमी है तो उसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगी। बीमारों को तो छोड़ो, ठीक ठाक को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट लिखिए, छठा है गंभीर, सिवियर। गर्मियों में तो लगातार यही बनी रहती है, सिवियर, 401 से 500 तक। ठीक है, 401 से 500 तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप भारत स्टेज को एक बार देख लेना। अ, भारत स्टेज इमिशन वगैरह, यूरो मानक, इन सबको आप एक बार देख लेना। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये वाहनों में सरकार यूज करती है इस समय। जैसे BS6 चल रहा है, अब BS7 की तैयारी है। 2019 में BS6 आ गया था, 2019 में। तो ये BS6 और कुछ नहीं है, ये जो साइलेंसर आप देखते हो ना, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है गाड़ियों के, वाहनों के साइलेंसर्स में, जिससे पॉल्यूशन जो है वो कम हो। इतना ही है बस। इसके कुछ मानक हैं, वैसे आजकल तो ये आता नहीं है एग्जाम में, पर एक बार फिर भी देख लेना, मैं तो इसे छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले यूरोप में ये शुरू हुआ था 1992 में, और यूरोपियन कंट्रीज ने यूरो मानक शुरू किया था, विशेष तौर पर यूरोपीय यूनियन के देशों ने। फिर बाद में ये भारत में भी आ गया। 2000 में पहली बार आया था भारत में। उस समय यूरो 1 आया था 2000 में इंडिया में। और बाद में हम लोगों ने यूरो मानक को छोड़कर भारत स्टेज मानक शुरू कर दिया था। और अब जैसे BS2 आया डायरेक्ट, और BS2 आया था जहां तक मुझे याद है 2004 या 2005 में। और उसके बाद अब 2019 में BS6 पर डायरेक्ट हम लोग आ गए थे, धीरे धीरे चलते हुए। शायद BS5 को या 4 को छोड़कर एकदम 5 पे आया गया, ऐसा कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। खैर आप देख लेना जो भी।